नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हों, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 6 उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो शब्दांश हम शब्दों के पहले जोड़ते हैं। ठीक है, शब्दांश मतलब शब्दों के अंश जो हम शब्दों से पहले जोड़ते हैं और उनको जोड़ने के बाद पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है, वो उपसर्ग होता है। ऐसे ही प्रत्यय होते हैं, वो शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़ते हैं, यानी कि लास्ट में, वो प्रत्यय होते हैं। समास के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। मतलब समास का अर्थ होता है कि किसी भी वाक्य को संक्षिप्त रूप में यानी कि छोटा करके हम कैसे किसी को संबोधित कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानें इन तीनों के बारे में। उपसर्ग, जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। डर का अर्थ भय होता है, परंतु नि उपसर्ग लगाने के पश्चात उसका अर्थ परिवर्तित होकर निडर अर्थात जो डरता नहीं हो जाता है। आइए अन्य उदाहरण हम देखते हैं। 29 सम्मान, अवकाश, उपवन, सुमार्ग, अधिकार। उपसर्ग के भेद। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से प्रचलित उपसर्गों के प्रकार है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग: अभाव, निषेध, अधर्म, अन्याय, अकर्मण्य। तक सहित, आगमन, आदर, आजन्म। अप बुरा, गलत, अपमान, अपशकुन, अपशब्द। अनु पीछे, समान, अनुकरण, अनुरूप, अनुकूल। बुरा, हीनता, अवगुण, अवकाश, अवहेली। आगे, प्रवेश, प्रसिद्ध, प्रभाव। हिंदी के उपसर्ग: अभा, निषेध, अछूत, अनाम, अभागा। आधा, अधमरा, अधपका। निषेध, अभाव, अनसुना, अनहोनी। एकम, 59, 29। रहित, नहीं, निकम्मा, निडर। बिना, बिन, रहित, बिन मांगा, बिन ब्याहा। भरा हुआ यानी कि भरपेट, भरसक। पर दूसरा, परदादा, परनान। उर्दू के उपसर्ग: बिना यानी कि बेरहम, बेदाग, बेनाम। बद, बुरा, बदतमीज, बदनाम, बदहजमी। कम, थोड़ा, कमजोर, कमक्त, कमबख्त। हम, बराबर, समान। हम उम्र, हम वतन, हम शक्ल। खुश, अच्छा, श्रेष्ठ, खुशदिल, खुशनसीब, खुशकिस्मत। हर, प्रत्येक, प्रति, हर दम, हर घड़ी, हर पल। अब आते हैं संस्कृत के अव्यय। बहुत देर, चिरकाल, विज्ञु या चिरायु। सह, साथ, सहयोग, सहमत, सहचर। अंतर, अंदर, अंतर्मुखी, अंतरराष्ट्रीय। कुबुरा, कुमार, कुकर्म, कुपात्र। तो ये थे उपसर्ग। आगे हम जानेंगे प्रत्यय के बारे में। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। हिंदी में प्रत्यय के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं: कृत प्रत्यय, पढ़ाई, चढ़ाई। इन उदाहरणों में पढ़ क्रिया के अंत में आई प्रत्यय लगाने पर नया शब्द पढ़ाई बना और चढ़ धातु के अंत में आई प्रत्यय लगाने पर चढ़ाई बना है। ठीक है, तो इस प्रकार क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए मूल शब्द कृत प्रत्यय और शब्द रचना। बह, मारता, बहता, मारता। देख, लिख, आ, देखा, लिखा। लेन, देन, दार, लेनदार, देनदार।
मत सूंघनी मतनी सूंघनी। होना पालनहार होनहार पालनहार। चिल्ला घबरा आहट चिल्लाहट घबराहट। सजा बन आवट सजावट बनावट। लिख लड़ाई लिखाई लड़ाई। बिछ खेल बिछौना खिलौना। घट छल घटिया छलिया। पढ़ लड़ आकू पढ़ाकू लड़ाकू। भूल घूम अक्कड़ भुलक्कड़ घुमक्कड़। रट गढ़ अंत रटंत गढ़ंत। कमा बिका आऊ कमाऊ बिकाऊ। पूज पठ यह पूजनीय पठनीय। रख देख वाला रखवाला देखने वाला। भूल छल आवा भुलावा छला। अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की, जैसे डिबिया सपेरा। तो उपयुक्त उदाहरणों में ऊपर डिब्बा शब्द में इया प्रत्यय जोड़कर डिबिया तथा सांप शब्द में एरा प्रत्यय जोड़कर सपेरा शब्द बना है। ये शब्द संज्ञा शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। तो इस प्रकार वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अव्यय शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, मूल शब्द तद्धित प्रत्यय शब्द रचना। मम अपनात्व ममत्व अपनत्व। दूध सब्जी वाला दूध वाला सब्जी वाला। लकड़ी सर्वहारा लकड़हारा सर्वहारा। धर्म दिन एक धार्मिक दैनिक। बंदर बूढ़ी या बंदरिया बुढ़िया। गरम बंगाल ई गर्मी बंगाली। रंग हट ईला रंगीला हठीला। साहित्य चित्रकार साहित्यकार चित्रकार। जादू बाजीगर जादूगर बाजीगर। मामा चाचा एरा ममेरा चचेरा। मीठा खट्टा आस मिठास खटास। सुनार माली इन सुनारिन मालिन। अपना बच्चापन अपनापन बचपन। ऊंचा घिस आई ऊंचाई घिसाई। रोज मेहनत आना रोजाना मेहनताना। सोना लोहा आर सुनार लोहार। मित्र लघुता मित्रता लघुता। कलम पीक दान कलम दान पीक दान। ठीक है, ये है प्रत्यय। अब बात करते हैं समास की, यानी कि कंपाउंड। देखिए, राजा का महल भाई और बहन 4 राहों का समूह। ऊपर दिए गए शब्दों के स्थान पर क्रमशः राजमहल भाई बहन और चौराहा लिख सकते हैं। यही समास कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक और संक्षिप्त शब्द को समास कहते हैं। सामासिक शब्द में प्राय 2 पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे विश्राम गृह, तो इसमें विश्राम पूर्व पद तथा गृह उत्तर पद है। समास के निम्नलिखित 6 भेद: तत्पुरुष द्वंद्व दिगु कंधार्य बहुब्रीहि अव्यय भाग। तत्पुरुष समास। गुणहीन गुणहीन गुण से हीन। जेब खर्च जेब के लिए खर्च। राजपुत्र राजा का पुत्र। घुड़सवार घोड़ा सवार घोड़े पर सवार। आपने देखा कि समास विग्रह में आए का पर से के लिए परसर समास पद बनाते समय हटा दिए गए हैं। पुत्र सवार हीन तथा खर्च उत्तर पदों के लिए ही राजा घोड़ा गुण तथा जेब पूर्व पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ उत्तर पद प्रधान है। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन विभक्ति चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 विभक्ति चिन्हों का प्रयोग समास विग्रह के समय किया जाता है। इस प्रकार जिन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व समास। भाई बहन भाई और बहन। सुख दुख सुख और दुख। अपना पराया अपना अथवा पराया। आजकल आज या कल।
उपयुक्त समास पदों में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हैं। इन समास पदों का विग्रह करने पर और, एवं, अथवा तथा या लगाते हैं। द्वंद्व का अर्थ मतभेद या लड़ाई होता है। जहां पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में मतभेद हो, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, वहां द्वंद्व समास होता है। तो इस प्रकार जिन समास पदों के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हो और विग्रह करने पर एवं, अथवा, या आदि लगे, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। नवरत्न 9 रत्नों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह, चौमासा 4 मासों का समूह, त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समाहार। उपयुक्त समास पदों में हमने देखा कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है और समास पद समूह का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार जिन समास पदों में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समास पद समूह का बोध कराए, उन्हें द्विगु समास कहते हैं। अब आते हैं हम कर्मधारय समास पर। महादेव महान है जो देव, क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, पूर्व पद उत्तर पद। मृगनयन मृग के समान नयन, नील कमल नीला है जो कमल। उपयुक्त समास पदों में आपने देखा कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, अर्थात पहला पूर्व पद विशेषण है और दूसरा उत्तर पद विशेष है। कर्मधारय समास में समस्त पदों का विग्रह करते समय रूपी, समान, जो आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जिन समस्त पदों में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास। लंबोदर लंब उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशमुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। तो बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में 2 तरह से अंतर किया जा सकता है। समास विग्रह करके, जैसे पीतांबर पीला है जो अंबर, कर्मधारय समास पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कमल नयन, ठीक है, कमल विशेषण नयन विशेष्य। कमल जैसे नैनों वाला, अर्थात विष्णु, यानी बहुव्रीहि समास। उपयुक्त समास पदों में दोनों ही पद प्रधान नहीं हैं। यहाँ दोनों पदों के माध्यम से किसी तीसरे की बात कही गई है। तो इस प्रकार जिन समास पदों का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि वे किसी अन्य का बोध कराते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। अव्ययभाव समास। भरपेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में, आजन, जन भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। उपयुक्त समास पदों में पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय है तथा उनके योग से बने समस्त पद भी अव्यय बन गए। तो इस प्रकार जिन समस्त पदों में पूर्व पद अव्यय हों तथा उनके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उन्हें अव्ययभाव समास कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।